हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ अंकित वर्मा एंड आज हम करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके नेक्स्ट होने वाले एग्जाम्स में, यानी कि अभी जो हमारा नेक्स्ट मार्च में एग्ज़ाम होगा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी का इंपॉर्टेंट सेट आज हम लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, तो आप इसको कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हमारा जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो क्या हो जाएगा? माइका। ये एक बार एग्जाम्स में नाविक डीबी में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू, ये तो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये किसके बराबर होती है? 4.18 जूल के बराबर होती है 1 कैलोरी। नेक्स्ट है व्हेन व्हाट चेंजेस विल हैपन टू ए बाउल ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हम 0 डिग्री सेल्सियस पर एक आइस के बाउल को और एक पानी के बाउल को इकट्ठा मिलाकर रखते हैं, तो क्या होगा? ना तो वो पानी बर्फ़ बनेगा, ना बर्फ़ पानी बनेगा, मतलब कि नो चेंज विल हैपन। नेक्स्ट है लेक्स फ्रीजी इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर लीविंग द वाटर अंडरनीथ एट। मतलब कि जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, उसमें जो लेक्स यानी कि तालाब होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो फ्रीज हो जाती है, ये मान लीजिए बर्फ़ है, ये बर्फ़ जम जाती है झीलों के ऊपर, लेकिन इसके नीचे तो वाटर ही होता है। यहाँ पर वाटर होता है जो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऊपर जो बर्फ़ होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है, लेकिन जो नीचे का अंडरनीथ बोलते हैं हम इसको, ये होता है हमारा। ये अगर मान लीजिए आप, ये एक मान लीजिए एक तालाब है, ये आप एक तालाब लगा लीजिए, इसमें तालाब में ऊपर की जो लेयर है ये तो हमारी बर्फ़ की हो जाएगी, लेकिन जो अंदर ये तो वाटर होगा इसके अंदर, जिसमें ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा और ऊपर वाला 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। और आपको पता ही होगा कि सर्दियों में जो समुद्री जीव होते हैं वो अच्छे से सांस ले पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेम्परेचर कम हो जाने के कारण, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, जो ऑक्सीजन है वो इजीली डिजोल्व हो जाती है और पानी में इसकी घुलनशील क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि पानी में रहने वाले जीव ऑक्सीजन को अच्छे से ले पाते हैं। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट कौन सी हो जाएगी? केल्विन हो जाएगी। द सेल्सियस टेम्परेचर इज एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, 2 या 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत से कम स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है, और इसकी एक ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। आप देखिए, सेल्सियस हिंदी में किससे पढ़ता है? से शब्द से पढ़ता है, सेल्सियस को से शब्द से पढ़ते हैं। और स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो हमारा स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसमें स्पेसिफिक भी से शब्द से पढ़ता है, तो से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि इसका सही जवाब स्पेसिफिक टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल। तो जो हमारा लिक्विड होता है उसमें आपने देखा होगा एक लोअर मनीस्कस होता है, एक अपर मनीस्कस होता है, लेकिन जो हमें दिखाई देता है, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपेरेंट एक्सपेंशन। मतलब कि जो हमें एक्सपेंशन या मनीस्कस दिखाई देता है, एक्चुअल में उससे थोड़ा सा ऊपर एक लेयर और होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। मतलब रियल में एक्सपेंशन है जो वो ज़्यादा होता है किससे? अपेरेंट एक्सपेंशन से। मतलब जो लेयर हमें दिखाई देती है, मान लीजिए लेयर दिखाई दे रही है, तो इस लेयर के ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है जो हमें माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी, तो इसके मतलब कि जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट द टेम्परेचर एट विच, ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। द टेम्परेचर विच वाज द सेम रीडिंग ऑफ ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। तो मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की सेम रीडिंग किस पर आती है? -40 डिग्री सेल्सियस पर आती है। और एक और बात पूछी जाती है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट का किस स्केल पर सेम रीडिंग आती है? तो इसकी भी आप याद रख लीजिए, इसकी क्या होगी? ये होगी 574.25 डिग्री, ये इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट हमारा क्रायोजेनिक्स, ये भी आप स्टार लगा लीजिए, ये तो डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्रायोजेनिक्स एक ऐसी साइंस है जो किसके साथ डील करती है, लो टेम्परेचर, मतलब कि बहुत ही कम छोटे टेम्परेचर के ऊपर इसकी स्टडी होती है, उसको हम क्रायोजेनिक्स बोलते हैं साइंस के अंदर। एक गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन ए लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज अ गैस, तो गैस थर्मोमीटर मोर सेंसिटिव होता है क्योंकि इसमें जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, लिक्विड की अपेक्षा। नेक्स्ट है हमारा एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन। और ये कैसे आती है तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, आर की इक्वेशन निकालनी है। आर को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप यहाँ से देखिए पी वी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और एन की स्टैंडर्ड एसआई यूनिट क्या होती है, ये यहाँ पर मोल होती है। और इनटू में आर और इनटू में टेम्परेचर की एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, इधर जाके मोल इन्वर्स हो जाएगा और सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। केल्विन होता है, टेम्परेचर की ऐसी यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो यहाँ से जूल पर मोल पर केल्विन यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एम डेल्टा टी। और एक होता है थर्मल हीट कैपेसिटी, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं Q अपॉन डेल्टा टी। तो आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। जो स्पेसिफिक हीट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। आप ये मत सोचिए कि फॉर्मूले में एम आ रहा है, एम आता है तो इसलिए इस पे डिपेंड करेगी, ये किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, डिफरेंट एग्जाम्स में बल्कि पूछा जाता है। तो ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। एक और बात पूछी जाती है कि जो हमारा बॉडी मेजर करने का थर्मोमीटर होता है उसकी जो हमारी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा थर्मोमीटर होता है मरकरी वाला वो 96 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक होता है। और जो हमारा ये इसमें अगर सेल्सियस में देखा जाए तो ये सेल्सियस में कहाँ से कहाँ तक रेंजिंग करेगा, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करेगा। नेक्स्ट हमारा इसका फॉर्मूला आप स्टैंडर्ड याद कर लीजिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्योर वाटर फ्रीजिस एट, मतलब प्योर वाटर है कितने डिग्री पर जमता है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, या फिर आप इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल वुड बी सेम। तो ये आप ये देख सकते हैं, हमने अभी अभी किया था, ये किस पे होता है 574.25। ये 2-3 बार एग्जाम्स में कोस्ट गार्ड की पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऑन व्हाट टेम्परेचर वाटर एक्सपेंड्स वेदर इट इज हीटेड और कूल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर है वो एक्सपेंड करेगा, या तो उसको गर्म किया जाए या फिर ठंडा किया जाए। ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो हमारी आइस होती है अगर ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है तो इसमें क्या होता है, अगर इसके टेम्परेचर को कम किया जाए, यानी कि इसका मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस किया जाए, तो इसमें क्या होगा, जो इसके अंदर से जो आइस होगी वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, मतलब इसका एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे फैल जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए इसका मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर एक आइस है, अगर उसको हम 5 डिग्री सेल्सियस पर कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, जो इसका जो पानी ये पानी बनना शुरू हो जाएगी और ये बाहर फैलना शुरू कर देगी, तो इसलिए ये भी क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो इसलिए दोनों अवस्थाओं में इसका एक्सपेंशन होगा ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ए स्मॉल गैप इज लेफ्ट एट जॉइंट ऑफ रेल इन ए रेलवे ट्रैक। तो आपने ये देखा होगा रेल की पटरी के बीच में एक छोटा सा गैप होता है और इसको यहाँ पर एक
बोल्ट, यहाँ पर बोल्ट लगाए जाते हैं, इसको ऐसे जोड़ा जाता है और इधर भी एक प्लेट सी लगाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों के समय में क्या होता है, ये एक्सपेंड कर जाती है और यहाँ पर इसके साथ मिल जाती है, और सर्दियों में ये सिकुड़ जाती है। अगर हम इसको एक ही बना देंगे दूर तक, तो इसमें क्या होगा, सर्दियों में जब ये एक्सपेंड करेगी तो ये ऐसे फैल जाएगी और ये टूट जाएगी बीच से ही अपने आप। तो इससे खतरा बन जाता है क्या, रेल के डिसलोकेट होने का। तो इसलिए पहले इसके अंदर गैप दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवॉइड द ट्रैक्स बीइंग डिस्टॉर्टेड ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मेटल टी पोट्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज, जो हमारे मान लीजिए पतीले वगैरह हिंदी में बोलते हैं, उनके लोहे के होने के बावजूद इनके जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वुड इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जब आप लकड़ी से बने इसको पकड़ते हैं तो आपको गर्म महसूस नहीं होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन इज यूज्ड फॉर एनी मेटल टू बी यूज्ड एज ए कुकिंग मटेरियल। तो आपको पता ही है बेस्ट कंडक्टर के मतलब हीट मटेरियल कौन सा होता है जिसमें हीट बेटर कंडक्ट हो सके। मतलब कि अगर मान लीजिए एक पतीला है और यहाँ पर आपने इसको हीट दी है यहाँ पर, तो हीट ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ से निकल करके अंदर पड़े सामान यानी सब्जी वगैरह में पहुँच जाए। तो यहाँ पर बेटर कंडक्ट होनी चाहिए, तो मतलब आपको मोर थर्मल कंडक्टिविटी वाला मटेरियल चाहिए। तो इसलिए इसका सही जवाब कंडक्टेंस मतलब मोर थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, द सिल्वरिंग इन थर्मोफ्लास्क इज डन टू अवॉइड हीट ट्रांसफर बाय। मतलब कि जो आपकी थर्मस फ्लास्क यानी कि गर्म पानी की बोतल होती है, आपने देखा ही होगा चाय वगैरह वाली बोतल, उसमें बार सिल्वरिंग की गई होती है। तो ऐसा क्यों किया गया होता है? तो वो अवॉइड हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन। तो आपने देखा होगा कि जो थर्मस फ्लास्क के बाहर जो सिल्वरिंग की गई होती है उसको ऐसे इसलिए किया गया होता है ताकि जो अंदर की हीट है वो बाहर ना निकल सके, और अंदर हम सॉलिड तो रखने से रहे, या फिर चाय रखेंगे या फिर पानी रखेंगे तो गर्म चीज़ लिक्विड होगी, और लिक्विड की चीज़ को बाहर मतलब एक तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है कंडक्शन, एक होता है रेडिएशन, और एक होता है कन्वेक्शन। आप इसको सीरियल वाइज याद रखिए। सीरियल वाइज क्या होता है, कन्वेक्शन, और होता है दूसरा कंडक्शन, और एक होता है रेडिएशन। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, तीनों चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ये किस में होता है, सॉलिड में होता है, और ये किस में होता है, फ्लूइड में होता है। फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड हो या फिर गैस हो, दोनों चीज़ों को हम फ्लूइड बोलते हैं। और ये रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन डायरेक्ट, ये माइक्रोवेव ओवन, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन होते हैं जो, अगर हम उसमें समोसा रख देते हैं तो समोसा रखने के बाद वो अंदर से तो इतना उबल जाता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जो ऊपर की उसकी परत होती है, जो ऊपर की हार्ड परत होती है वो बिल्कुल ठंडी रहती है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल उबलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, वो रेडिएशन की वजह से होता है। जैसे कि आप सन को ही एग्जांपल ले लीजिए, सन जो हमारे शरीर पर गिरता है या फिर कपड़ों पर गिरता है तो कपड़े तो गर्म हो जाते हैं, लेकिन जो बीच की हवा है वो मटेरियल मीडियम है वो हमेशा ठंडा रहता है। तो मतलब कि रेडिएशन इसको बोलते हैं कि वो टारगेट को तो अटैक कर सके और बीच में किसी को भी अटैक ना करे। और कन्वेक्शन सिर्फ सॉलिड में होता है और कंडक्शन सिर्फ फ्लूइड में होता है। तो ऐसा ही इसमें बोला गया था कि जो सिल्वरिंग इन थर्मोफ्लास्क इज डन टू अवॉइड हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, जो फ्लूइड होते हैं हमारे, कन्वेक्शन बोलते हैं उसको। तो कन्वेक्शन में फ्लूइड आते हैं, तो क्योंकि इसमें थर्मस फ्लास्क में हम फ्लूइड रखेंगे तो कन्वेक्शन का हीट लॉस ना हो। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रो रेडिएशन। सन से किस तरह पहुंचती है, रेडिएशन की तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो कैसे पहुंचती है, हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, तो आप एक बात ध्यान दीजिए, जो हमारे सॉलिड होते हैं, मान लीजिए आप किसी बर्तन को गर्म कर रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी बर्तन को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपने इसके नीचे आग लगाई यहाँ पर, तो ये तो है नहीं कि यहाँ पर ये बर्तन पिघल करके ऊपर चला जाएगा,
वो तो मतलब रेयर चांस होता है। तो यहाँ पर अगर आपने अंदर कोई पानी रखा है तो ये तो है नहीं कि ये जो बर्तन है वो पिघल करके इस पानी को गर्म करेगा, वो डायरेक्ट इस पानी को गर्म करेगा, लेकिन साथ में बर्तन भी तो गर्म होगा। बर्तन कैसे गर्म होगा? वो सॉलिड मटेरियल, मान लीजिए एक छोटे, हम बिल्कुल माइक्रो स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए बर्तन का एक मटेरियल को इसने गर्म किया, बर्तन कई ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कोलिजन करेगा, फिर वो इसका गर्म करेगा, फिर वो आगे वाले पार्टिकल को गर्म करेगा, फिर वो आगे वाले पार्टिकल को गर्म करेगा। ऐसे करते करते सॉलिड पार्टिकल का कोलिजन होगा, इस तरह से वो पानी, फिर यहाँ पे पानी के पार्टिकल से आगे स्ट्राइक करेगा, इस तरह से वो पानी को गर्म करेगा। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड में क्या होता है? एक्चुअल मूवमेंट होती है। मान लीजिए लिक्विड में एक पानी के पार्टिकल को हमने गर्म कर दिया, तो वो यहाँ से मूव करके दूसरी जगह चला जाएगा, और जो ठंडे वाला पार्टिकल है वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो वहाँ पे चला जाएगा, फिर ठंडे वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से एक्चुअल मूवमेंट होगी। तो मतलब एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल मूवमेंट किसकी वजह से होगी? कन्वेक्शन की वजह से होगी। तो फ्लूइड में क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। सॉलिड में कंडक्शन होता है, और रेडिएशन डायरेक्ट टारगेट पे लॉन्च होती है। तो नेक्स्ट है हमारा, द वाटर फ्रॉम ए हैंड पंप इज वार्म इन विंटर। तो जो हमारा नलका होता है, या फिर आप बोर लगा लीजिए, वो उसमें विंटर में भी पानी नीचे से गर्म कैसे आता है? तो क्योंकि जो धरती के नीचे का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, किससे? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। तो इसलिए पानी गर्म आता है सर्दियों के टाइम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पाइपलाइन इन कोल्ड कंट्रीज ऑफन बस्ट इन विंटर। जैसे कि हमने अभी अभी रेलवे लाइन वाला किया था कि इससे एक्सपेंड हो जाती है विंटर में, तो ऐसे ही पाइपलाइन, उसमें कोई गैप तो होता नहीं है, तो इसीलिए वो एक्सपेंड कर जाती हैं, क्योंकि पानी जम जाता है कोल्ड कंट्रीज़ में। कोल्ड कंट्रीज़ में यहाँ पर पानी जम जाने के कारण वो एक्सपेंड कर जाती है अपने वॉल्यूम से, इसलिए पाइपलाइन बर्स्ट कर जाती है, मतलब फट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द एटमोसफेयर इज हीटेड मेनली बाय एटमोसफेयर। वातावरण में रेडिएशन की वजह से हीट पैदा होती है। सन जैसे कि सन से रेडिएशन निकलती हैं तो वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स। तो सबसे खतरनाक क्या होती है? स्टीम है जो वो सबसे खतरनाक होती है, जो हमें सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। तो स्टीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मिनट रुक जाइएगा, ये नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज। तो गर्म कपड़े हमारी बॉडी को गर्म कैसे रखते हैं? क्योंकि जो वूल है, जो हमारी रुई होती है कपड़ों की, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, मतलब कि वो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती है, वो अंदर ही एब्जॉर्ब, मतलब स्टॉप कर लेती है उसको, जिससे कि हमें गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ओशियन करंट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ओशियन में क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड प्लस गैस यानी कि फ्लूइड कोई भी मटेरियल हो, ये क्वेश्चन आप रट लीजिए। तो ये क्या होता है? कन्वेक्शन। हमने इसको बार बार अभी कर लिया है। कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है। इंसुलेशन तो हमारा तार के ऊपर जो हमारा कवर होता है उसको बोलते हैं। रेडिएशन जो सन की एनर्जी होती है उसको रेडिएशन बोलते हैं, एटमोसफेयर में होती है। नेक्स्ट है, इन ए रेफ्रिजरेटर द कूलिंग सिस्टम शुड ऑलवेज बी। जो हमारा फ्रिज होता है, जो कूलिंग सिस्टम होता है, उसको मतलब ठंडा करने का जो सिस्टम होता है फ्रिज के अंदर, वो हमेशा नीचे की साइड में लगा होता है। आप उसको फ्रिज की बैक साइड में कभी भी देखिएगा, जो कूलिंग सिस्टम है, कंडेंसर लगा होता है, वो नीचे की साइड लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ड्यूरिंग हॉट वेदर द फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट, दिस इज बिकॉज। तो गर्मियों में जो हमारा फैन होता है वो मतलब कंफर्ट की फीलिंग प्रोड्यूस करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जो हमारा पसीना होता है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, और इससे हमें ठंडक महसूस होती है। तो अवर परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू किस में होती है? वाटर की होती है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, थर्मल एनर्जी इज ए एनर्जी ड्यू टू। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से भी होती है, जो कि लिक्विड में और या फिर गैस में होती है,
और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि जो सॉलिड में होती है, दोनों की वजह से होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर वंस बिकॉज। तो क्लाउडी नाइट्स हमारी गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि जो क्लाउड होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देते हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो हम कई बार बिल्कुल खुला आसमान होता है, उसमें थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं जो कि एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देती हैं। लेकिन जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर को क्लाउड्स है जो रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं रेडिएशन को, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। तो ये तो हमने अभी अभी स्टडी कर ही लिया है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होते हैं। कंडक्शन तो हीट इज डायरेक्टेड ट्रांसफर्ड ड्यू टू मोलिकुलर कोलिजन, तो इसका तो ये डायरेक्ट हो ही गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का हीट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ हीटिंग मटेरियल, जैसे कि लिक्विड में होता है, तो इसका भी हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो प्रोड्यूस होता है, मतलब कि जैसे कि सन हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, यूवी रेज, गामा रेज, लाइक दैट। और जो हमारा है नेक्स्ट कौन सा बच गया? नेक्स्ट हमारा बच गया हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेक्शन टू वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ बॉडी। तो हीट ट्रांसफ़र मतलब किसी भी बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र को हम हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे आज कवर हो चुके हैं गाइस, तो इसका मैचिंग ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का हमारा ये सेट है कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सेट पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी नई अपडेट को मिस ना कर सके। ऐसे ही सेट हम बार बार एयरफोर्स और डिफरेंट डिफेंस के एग्जाम्स के लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।